1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है, वो एकाएक उतरा हुआ कोई बुखार नहीं है। जैसा कि जानते हो कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद लंबे समय तक कोई आंदोलन नहीं हुआ था और एक आगे चल करके कोई आंदोलन हुआ तो 1920 में हुआ, जो कहलाया असहयोग आंदोलन। माना कि असहयोग आंदोलन अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था कि मैं 1 साल के अंदर आजादी दिला दूंगा। लेकिन मिला क्या? नहीं मिला। तो मिला क्या? मिला यही कि पहली बार कांग्रेस बहुत जनव्यापी संगठन बन गया। पहली बार लोगों ने हुकूमत के चरित्र को समझा। ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में एक नफरत का भाव पैदा हुआ। कुल मिला के राष्ट्रीयता फैल गई। और 20 के बाद कोई बड़ा आंदोलन हुआ नहीं था। लेकिन यही वो दौर था 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने बम मारा था। भगत सिंह की चर्चा चारों ओर थी, लोकप्रियता का ग्राफ चरम पर था। लोगों को नजर आने लगा था कि कांग्रेस से भी ज्यादा ताकतवर आज के डेट में या लोकप्रियता के ग्राफ के दृष्टिकोण से क्रांतिकारी लोगों का परचम जो है चरम पर लहरा रहा है। कांग्रेस के ऊपर भी दबाव बढ़ा, और जब कांग्रेस के ऊपर दबाव बना तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब हुआ है? 1929 में। और लाहौर अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित किया गया। क्या क्या था प्रस्ताव? कि गांधी कोई भी आंदोलन आरंभ कर सकते हैं। गांधी कोई भी आंदोलन आरंभ कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब तक देश को आजादी मिल नहीं जाती प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और नंबर 3 कि अब आजादी से कम कोई भी चीज स्वीकार्य नहीं होगा। 3 प्रस्ताव कब का है? 1929 के लाहौर अधिवेशन का। पनपती यही राष्ट्रीयता का परिणाम था कि अब 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहना पड़ा कि आजादी से कम कोई भी चीज हम स्वीकार नहीं करेंगे। किससे कम? आजादी से कम। यही कारण था कि गांधी को भी कहा गया कि आप कोई भी आंदोलन आरंभ कर सकते हो। तो वही गांधी ने एक आंदोलन आरंभ किया, और वो आंदोलन था कौन सा आंदोलन? तो वो आंदोलन कहलाया नमक सत्याग्रह। इसी को हम लोग बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मतलब विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा मतलब आज्ञा का उल्लंघन, आंदोलन मतलब आंदोलन मतलब हम विनम्रता पूर्वक आपके सब आदेश का क्या करेंगे? उल्लंघन करेंगे। इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यारा गांधी एक युग है, गांधी एक दर्शन है। गांधी को आसान लैंग्वेज में समझ पाना बड़ा मुश्किल है। उन दिनों हिंदुस्तान का वायसराय लॉर्ड इरविन था। गांधी सीधे इरविन के पास गए और 11 मांगों का एक लिस्ट थमाया। कितने मांगों का? 11 मांगों का एक लिस्ट थमाया। और गांधी ने कहा इरविन को कि ये मेरी 11 मांगे हैं, जो 11 सूत्री मांग कहलाया। और कहा कि अगर इन 11 मांगों को आप पूरा कर देते हैं तो हम कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। उसमें कहा कि किसानों का जो आप टैक्स लेते हैं उसमें 50% की कटौती कर दें। शराबबंदी, बतलाओ, भू राजस्व 50% कम करेगा तो किसान तबका गदगद होगा कि नहीं? शराबबंदी के कारण महिलाएं गदगद रहेगी कि नहीं? नमक कानून समाप्त करेगा तो आवाम का हर तबका, गरीब अमीर सब खुश होगा कि नहीं? सैनिक खर्च में 50% कटौती कर देगा तो मतलब ब्रिटिश हुकूमत लाचारी के दौर से गुजरेगी कि नहीं? उच्च पदों पर कम करना है। और कह रहा विदेश से जो कपड़ा आएगा उस पर टैक्स लगाओ, जो बाहर से मंगाते हो उस पर टैक्स लगा। तो मतलब भारत के बाजार में कपड़ा महंगा हो जाएगा कि नहीं? बाहर से आया हुआ, विदेश से आया हुआ कपड़ा क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो भारतीय उद्योगपति जो कपड़ा बनाएगा वो सस्ता हो जाएगा कि नहीं? तो उस कंडीशन में भारतीय उद्योगपति सब इन मांगों को सपोर्ट करेगा कि नहीं? मतलब किसान खुश है इस मांग से, महिलाएं खुश है, आवाम की आम जनता खुश है, हुकूमत के ऊपर दबाव है, व्यापारी तबका खुश है। तटकर विधेयक मतलब जो सीमा शुल्क से संबंधित विधेयक है, वो जो लोगों को राजनीतिक कारणों से रिहा किया गया, जैसे समझना तुम डकैती किया और कोई डकैती करे और जेल में डाल दे तो समझ में आता है। लेकिन तुम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाओ और हुकूमत तुमको गिरफ्तार करके रख ले तो तुम्हारे अंदर वो ट्रीटमेंट नहीं होगा जो एक डकैत को होता है। तो उस तरह के बंदी को जो जनहित में, आम जनता के हित के लिए जेल उल जाता है वो कहलाता है राजनीतिक बंदी। तो वही कहा गया कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, गुप्तचर विभाग समाप्त किया जाए, जो भारतीय हथियार रखना चाहे उसको हथियार रखने का अधिकार
दिया जाए और रुपये का विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस किया जाए। जैसे भी चलता है $1 80 रुपया, तो वही किया गया। देखो ये मांग नहीं था, ये मांगे वो मांगे थी जो भारत की आवाम की आम जनता को एक मंच पर लाना था। किनको? महात्मा गांधी को। किनको? महात्मा। यही कारण है कि गांधी ने अपनी 11 मांगों का जो लिस्ट थमाया वो गांधी का 11 सूत्री मांग कहलाया। क्या कहलाया? 11। और इन्हीं मांगों को लेकर के गांधी पहुंचते हैं इरविन के पास। और इरविन को, अब समझना, अगर गांधी मांग को डायरेक्ट लेकर के रोड पर उतर जाते और इरविन एक बार यार माइक चोंगा लेकर के सामने आ जाता और कह देता कि गांधी को आंदोलन करने की जरूरत क्या थी, हमको एक बार मांगा होता, अगर हम ना कहे होते तो ये आंदोलन करता, तो बात समझ में आती। तो मतलब उस कंडीशन में गांधी का हवा टाइट हो जाता कि नहीं। तो वही कहने कि गांधी कोई साधारण शब्द नहीं है यार, गांधी एक विजन है। तो गांधी ने क्या किया कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए वो 11 सूत्री मांग को 31 जनवरी 1930 तक का टाइम रख दिया इरविन के पास। किसके पास? कि भाई हम, आप देख लीजिए मेरी ये मांगे हैं, इन मांगों को आप जो क्या करें, पूरा कर दें। अगर आप इन मांगों को पूरा कर देते हैं तो हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। ठीक है। ये अपनी मांगों को उन्होंने कब रखा? 31 जनवरी 1930 को। किसके सामने रखा? लॉर्ड इरविन के सामने। कितनी मांगों का लिस्ट? तो 11 मांगों का लिस्ट। और कहा कि अगर आप 12 मार्च 1930 तक इन मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करने को स्वतंत्र। इसका मतलब है कि आप हमारी मांग को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस सीन क्लियर है? हाँ या ना? और इधर क्या क्या हमने कहा, गांधी ने 11 मांगों की लिस्ट को बनाया और उन 11 मांगों को ले जाकर के लॉर्ड इरविन के पास रखा और इरविन को कहा कि अगर ये मेरी 11 मांगों को पूरा कर देते हैं तो हम किसी भी कीमत पर कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन 11 मांगों को आप पूरा नहीं करते तो इसका मतलब मैं समझता हूं कि हम आंदोलन करने के लिए पूरी स्वतंत्र है। आउटपुट ये हुआ। डेट कटअप दिए हैं का 12 मार्च 1930 को तक आप पूरा कर दिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन इसके पहले देख लो, 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करने का निश्चय लिया गया। क्योंकि लॉर्ड इरविन ने जब गए थे मांगने, तो लॉर्ड इरविन ने सीधे कहा था कि हम कोई आपकी मांग को स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं। तो गांधी कहे थे कि इसका मतलब हम ये समझे कि हम आंदोलन करने के लिए 100% स्वतंत्र है। तो लॉर्ड इरविन ने पूछा कि गांधी ठीक है, हम आपकी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो आप करोगे क्या? तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुल मिला करके, गांधी ने कहा कि हम जाएंगे समुद्र तट के किनारे, नमक बनाएंगे, समुद्र का पानी लेंगे, जो बॉयल कर दिया उड़ गया वो पानी है, जो बच गया वो नमक है। तो लॉर्ड इरविन को लगा कि साला कोई पानी समुद्र का बॉयल करके गर्म करके उड़ा करके नमक बना के कोई देश आजाद हुआ है जो भारत आजाद होगा? कहा कि जाओ तो समुद्र सुखा दो। इरविन भांप नहीं पाया गांधी की रणनीति को। अभी एनालिसिस करेंगे तब समझ में आएगा। आउटपुट क्या हुआ कि गांधी रणनीति तैयार करने लगे साबरमती आश्रम में। और साबरमती आश्रम से गांधी जो है 12 मार्च 1930 को, कितना तारीख को? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को 78 समर्थकों के साथ चलते हैं। कहां के लिए? दांडी के लिए। कहां के लिए? कहां के लिए? कब? 12 मार्च 1930 को। और वहां से जो 12 मार्च 1930 को गांधी दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं 78 समर्थकों के साथ। तो यार लोगों को पता चला कि गांधी आ रहे हैं, तो रास्ते में तोरण द्वार बनाया गया, लोगों का काफिला जुटता चला गया, हजारों हजार की तादाद पर लोग समुद्र तट के किनारे पहुंचे। और गांधी 6 अप्रैल 1930, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। नहीं देखते हो एक नमक है, दांडी नमक। 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी को पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने नमक सत्याग्रह को शुरू किया। नमक सत्याग्रह, अब सवाल यहां दो पैदा होता है कि गांधी ने नमक को ही क्यों चुना था। तो एक चीज तुम बढ़िया से जान लो कि खाने पीने वाली चीजों में नमक ही एकलौता ऐसा चीज है जिस पर समानता का सिद्धांत लागू होता है। अमीर हो, गरीब हो, बड़ हो, छोट हो, ऊंच हो, नीच हो, सब उतना ही नमक डालेगा जितने की जरूरत है। खीर वाला आइटम नहीं है कि रईस के घर खीर बन रहा है तो साला 10 किलो दूध में 1 किलो 100 ग्राम चावल देगा, और गरीब है तो 1 किलो दूध में 1 किलो चावल देगा, गर्दा उड़ा पानी देख सिझाते रहेगा। दूसरा चीज, नमक का दायरा संपूर्ण विस्तृत है। गांधी ने कपड़ा क्यों नहीं लिया? आप सोचो, भारत एक गरीब राष्ट्र है,
अगर कपड़ा जलाने की बात आती तो सवाल पैदा होता है कि नंगा नहाएगा क्या और नंगा निचोड़ेगा क्या। गांधी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत नमक को लिया, और जब नमक को लिया तो इसका प्रभाव पड़ना आरंभ हुआ, क्योंकि इसमें कहीं पर गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हुकूमत अगर मारती है तो मारने दो, लेकिन पलट कर तुमको मारना नहीं है, पलट कर किसी भी कीमत पर तुमको मारना नहीं है। विनम्रता पूर्वक, सविनय मैंने विनम्रता पूर्वक हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, आपको मारना है, काटना है, पीटना है, जो करना है करो, लेकिन हम किसी भी कीमत पर पलट कर आपके ऊपर वार नहीं करेंगे। पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गांधी जो उतरे थे वो कोई कानून तोड़ रहे थे। देखो, असहयोग आंदोलन में एक को कानून नहीं तोड़े थे। असहयोग आंदोलन में बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, युवा तबका कॉलेज नहीं जाएगा, तुमको नौकरी, तुम नौकरी छोड़ दिया, तुमको सरकार ने उपाधि दिया, उपाधि छोड़ दिया, तो यहाँ कोई कानून का उल्लंघन है? इरविन यही नहीं भांप पाया था। बात को समझना, नमक तो एक बहाना था ब्रिटिश हुकूमत के कानून को तोड़ने का। नमक तो एक बहाना था ब्रिटिश हुकूमत के कानून को तोड़ने का। आप बताओ कि जहां पर जो कानून मिलेगा वो कानून सब तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? जहां जिसको जो मौका मिलेगा वो कानून को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा? यही हुआ। संपूर्ण दक्षिण भारत सड़क पर उतर गया यारा। बिहार में तो समुद्र तट का किनारा है ही नहीं, तो यहां नमक बनाएगा कैसे? तो यहां के लोगों ने, जान लो, बिहारी बिहारी होता है यार। नौनिया मिट्टी, नमकीन मिट्टी को लेकर के पानी में धोया, पानी में धोया तो नमक भी घुल के पनिया में चलाया, फिर पनिया उड़ाया, बच गया नमक। मैंने जो विज्ञान नहीं कर पाया वो बिहारी लोग कर दिया। पहले हर एक गांव में एक चौकीदार होता था, अभी भी होता है। तो जो चौकीदार होता था वो चौकीदारी कर देना होता था। मैंने अंग्रेज चौकीदार को नियुक्त करेगा, नौकरी देगा कौन? अंग्रेज, लेकिन चौकीदार को वेतन देगा गांव वाला चंदा जमा करके। तो पूरे बिहार में चौकीदारी कर देना लोगों ने मना कर दिया। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एक्ट, जो जंगल के लिए कानून बनाया था कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सबको धज्जिया उड़ा के रख दिया। संपूर्ण भारत और आवाम की जनता सड़कों पर। कभी लॉर्ड इरविन ने भी नहीं सपनों में सोचा था कि इतना व्यापक प्रभाव पड़ेगा गांधी की रणनीति का। और यही कारण था कि अब इरविन को समझ में आने लगा कि भारत में क्या होने लगा है। राष्ट्रीयता का परचम लहराने लगा है, लोग प्रभात फेरी लगा रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन के दरमियान गांधी ने एक चीज फील किया कि आंदोलन में महिलाएं भाग नहीं लेती। तो महिलाओं के लिए गांधी ने बड़ा विचित्र कार्यक्रम दिया। कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, शराब की दुकान के आगे जाके आपको धरना देना है। अब ये नहीं है कि शराब की दुकान के आगे दुकानिया के दरवाजे पर जाके बैठ गया कि हम शटर नहीं खोलने देंगे, कोई दारू लेने आएगा दारू नहीं बेचने देंगे, ऐसा नहीं। दुकान के जहां दरवाजा है कि किनारे किनारे बैठ जाना है, ताकि दुकानदार आए इत्मीनान से दुकान का शटर खोले, दारू पीने लेने वाला आए इत्मीनान से जाए दारू ले। एक बात बतलाओ, जिस दुकान के आगे महिला लोग बैठ जाएगी, बतलाओ वो मोहल्ला का 1 रुपया दारू खरीदने की हिम्मत उठा पाएगा? अब भाइयों लोग दारू खरीदने जाता है, देखते हो इधर उधर देख लेता है, कोई परिचित तो नहीं है। और अगर दरुआ ले लेता है, दरुआ देता तो कोई चीज में है नहीं, देता ना कोई पॉलीथीन में, समझ में ऐसा सीधे लेके सटवा के अंदर डालता है, ऊपर से झांप लेता है। और कोई अगर भेटा गया तब फिर क्या होगा? तो कहेगा अभी बड़ी जरूरी काम है, बाद में बात करेंगे। शराब की बिक्री ठप हो गई यार। ब्रिटिश हुकूमत को कहना पड़ा कि रूसो पीता था, वॉल्टेयर पीता था, तुम भी थोड़ी थोड़ी पिया करो। ये ब्रिटिश हुकूमत का ऑफिशियली स्टेटमेंट है। तब अब लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो इरविन के काउंसिल में 2 मेंबर थे, एक का नाम था सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, और एक का नाम था जयकर। उसने इरविन को समझाया कि लॉर्ड इरविन, भाई बीन प्रीत नहीं होता। तुम वर्षों तक लोगों को यही समझाया था कि ब्रिटिश हुकूमत को कोई हरा नहीं सकता, ब्रिटिश हुकूमत को कोई झुका नहीं सकता, तुम एक अपराजित शक्ति हो, तेरे विरुद्ध कोई सड़क पर उतर नहीं सकता। गांधी बिना तलवार के, बिना हिंसा के लोगों को सड़कों पर उतरना सिखा दिया। और आज का आलम यह है कि बच्चा बच्चा ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। अगर ऐसे ही राष्ट्रीयता फैलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब भारत आजाद हो जाएगा। तब कहा कि क्या किया जाए। तब आई बात कि नहीं, गांधी को वार्ता करो और गांधी को आंदोलन करने से रोको, और वहीं पर होगा गांधी इरविन वार्ता। तो इस पूरे आंदोलन के प्रकरण में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, देखो, तुमने देखा कि 12 मार्च 1930 को चले, 6 अप्रैल को पहुंचे, और 5 मई 1930 को गांधी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर। लेकिन ये बात फैल चुकी थी कि गांधी ने कहा क्या है, राजगोपालाचारी और त्रिचन्नापल्ली ने वेदरायणम तक यात्रा की, असम में सिलहट से नोवाखली तक, असम में सिलहट से नोवाखली तक, असम में सिलहट से नोवाखली तक की यात्रा की। केल्पन और माधवन, केल्पन और
माधवन, केलपन और माधवन ने कालीकट से पायनूर तक की यात्रा की। पश्चिमोत्तर प्रांत में सरकार का विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इसी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है यारा सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान की पश्तो भाषा की पत्रिका पख्तून निकाला गया, बाद में 10 रोज नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये सारी चीजें इस चीज को बतलाता है कि भारत में पनपती राष्ट्रीयता की धार कितनी प्रबल और कितनी तेज थी। पेशावर में गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने चंद्र सिंह के कहने पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। मतलब ब्रिटिश हुकूमत का एक वर्ग, एक तबका ब्रिटिश हुकूमत के आदेश के उल्लंघन करने को तत्पर तैयार है। रानी गोडीली को नाम आप लोग सुने होंगे। जियरलांग आंदोलन भी कहा जाता है, जो आंदोलन किया था मोदनांग के नेतृत्व में। जवाहरलाल नेहरू ने गोडीली को रानी की उपाधि दिया। मुंबई आंदोलन का केंद्र बना था धरसाना। धरसाना नमक कांड का फोटोग्राफर था मिलर। यही मिलर ने कहा था यारा कि मैंने कभी भी इस तरह का नेतृत्व नहीं देखा कि जिसके कहने पर लोग मारने नहीं मरने को तैयार होता हो। बिहार में चौकीदारी कर नहीं दो आंदोलन चलाया। मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह चलाया। लड़कियों ने माजेरी सेना, बच्चों ने वानर सेना चलाया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की इसी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की और मोसोलिनी पेरिस मार्च से किया गया। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के कहने पर आगे चल करके दोनों के बीच समझौते की पूरी रूपरेखा तैयार होगी और वही रूपरेखा जो है कहलाएगा क्या, गांधी इरविन वार्ता का मसौदा बनकर तैयार होगा। तो आप लोगों को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जान लें कि 2-3 डेट खासा इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को गांधी चले, 6 अप्रैल 1930 को गांधी पहुंचे। नमक सत्याग्रह के पैर आरंभ करने से पहले वो क्या किए तो 11 सूत्री मांगों को रखे और इस प्रकार नमक सत्याग्रह एक पहला ऐसा सफल सत्याग्रह था जहां ब्रिटिश हुकूमत को बैकफुट पर आना पड़ा। और ना सिर्फ बैकफुट पर आई, ना सिर्फ हुकूमत बैकफुट पर आई, बल्कि पहली बार कांग्रेस रूपी संगठन से बराबरी पर वार्ता करना पड़ा। तो इस प्रकार हम लोग गांधी इरविन वार्ता के पूरे प्रकरण को देखते हैं। ये रहा पीडीएफ। मटेरियल कम मिलेगा लेकिन धारदार मिलेगा और कोई भी बकवास वाला पॉइंट नहीं मिलेगा। इस सारे पॉइंट को रखने की जरूरत नहीं है। जो समझाए हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है और जानदार है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें और प्रारंभिक दौर में है थोड़ा कोऑपरेट करें। आगे हम भी आएंगे एक नए रंग, एक नए ढंग और एक नए अंदाज में। तो जय हिंद, जय भारत।